और आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा सदन, जहां पर राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा अपनी बातों को रख रहे हैं। शिवाजी को हिंदवी स्वराज्य बनाने के लिए प्रेरित किया, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर जी को हम सब लोग जानते हैं अध्यात्म की दुनिया में, और उसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने मंदिरों का नवनिर्माण किया, वह बताता है कि महिलाओं का हमारे सामाजिक और हमारे आध्यात्मिक जीवन में किस तरीके का स्थान रहा है। 1857 का हमारी क्रांति, और उसमें भी रानी लक्ष्मीबाई को हम नहीं भूल सकते, उनका नेतृत्व हम भूल नहीं सकते। और यहां हमारे संविधान सदन में जो कित्तूर रानी चेन्नम्मा जी की जो मूर्ति है, वह संविधान सदन में सुशोभित होकर के वह भी भारत की गाथा और महिलाओं की गाथा बताती है। पोर्चुगीज के खिलाफ अगर कर्नाटक के महारानी अब्बक्का ने अगर लड़ाई लड़ी, तो वह भी एक अपने आप में गाथा बताती है कि महिलाओं ने किस तरीके से हमारे विकास के लिए काम किया है। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मॉडर्न टाइम्स में भी, आज के युग में भी अगर हम देखें, 21वीं शती जो है वो महिलाओं की शती है। 21वीं शताब्दी जो है वह महिलाओं की शताब्दी है। और फिर चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मिलिट्री एजुकेशन हो, चाहे सैन्य सुरक्षा हो, चाहे अर्थ जगत हो, हमें खुशी है कि आज हमारी भारत की महिलाएं अपने आप को लीडिंग रोल में लेकर के आई हैं और उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया है और सम्मानित स्थान पर लेकर के आई हैं। इट इज नॉट ओनली द प्रेजेंस बट इट इज द पोजीशन, वह सम्मानित स्थान जो उनको मिला है, जो उन्होंने हासिल किया है, यह बताता है कि भारतीय नारी किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान किया। आज सॉफ्टवेयर की दुनिया में 21% हमारी महिलाएं हैं जो लीडिंग रोल में हैं। आज हम अगर इसरो की बात करें, जिसके बारे में कल परसों जयराम रमेश जी चर्चा कर रहे थे, उसमें अगर हम साइंटिस्ट देखें तो फिर चाहे मार्स मिशन हो, चाहे चंद्रयान हो, चाहे आदित्य L1 हो, इन सब में महिला साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। इसको भी हमको ध्यान रखना। और अगर हम कहें तो सरकार की सत्ता में भी आजाद भारत में 12 मुख्यमंत्री महिलाएं बन चुकी हैं इस आजाद भारत में। इसको भी हमको ध्यान रखना है। बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने वोटिंग राइट्स पाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। महिलाओं ने सिर्फ फ्रेंचाइज पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। किसी ने आधी शताब्दी तक संघर्ष किया, किसी ने पूर्ण शताब्दी तक संघर्ष किया। लेकिन यह हमारा सौभाग्य था कि हमको फर्स्ट जनरल इलेक्शन में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया गया। यह हमारी सोच दर्शाती है। और ऐसा नहीं है, सबका योगदान है। 1931 में सरोजिनी नायडू जी ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि हमें फ्रेंचाइज मिलना चाहिए। और उस उन्होंने वाक्य लिखा था, वी डू नॉट वांट टू बी नॉमिनेटेड, वी वांट टू बी इलेक्टेड। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हर दृष्टि से महिलाओं का एक विशेष योगदान रहा है। और हमें यह भी सौभाग्य है कि बहुत देशों से पहले हमें प्रधानमंत्री भी महिला इस देश को बहुत पहले मिल गई, कई अन्य देशों से पहले। इसलिए हमारा नजरिया बेचारा, अबला, बेचारी नारी ऐसा कभी नहीं रहा। हमेशा हम लोगों ने उनको एक विशेष स्थान देकर के उनको आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी 15 महिलाएं थी जिनका विशेष योगदान संविधान के निर्माण में रहा। और आज हमारे 102 एमपीज हैं यहां पर महिलाएं, जो अपने सशक्तिकरण के कारण दे आर इलेक्टेड
और वो इलेक्ट होकर के आई हैं, यह भी हमको बताता है कि महिलाओं ने किस तरीके से, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, इकोनॉमी हो, एविएशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, सब में नारियों ने अपना योगदान किया है। इसलिए जब हम नारी शक्ति वंदन विधेयक को लाकर उनको हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो ये उनके ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे, ये उनका सम्मान है, ये उनका सशक्तिकरण है, ये उनकी सहभागिता को बढ़ाने का कार्य है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ धारणाएं हम बदल दें, और ये मैं अपने आधार पर नहीं कह रहा हूं, रिसर्च के आधार पर कह रहा हूं। रिसर्च ने यह बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी ज्यादा है। रिसर्च ने यह भी बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी वाले विषयों पर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ज्यादा तेज है और ज्यादा फास्ट है। मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बनकर के बीजेपी ग्रुप का नेता बना था। उस समय पंचायतों में रिजर्वेशन हुआ था विमेन का, और जब हम समाज में घूमते थे तो पता नहीं पुरुष प्रधान समाज क्या क्या बातें करता था। ये कुछ नहीं कर सकेंगी, ये तो पता नहीं सरकार ने क्या सोच लिया है, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, ये क्या जाने। इस तरह की बातें हमको सुनने को मिली थी। मैं इसका फर्स्ट हैंड विटनेस हूं। लेकिन महिलाओं को पंचायत में बराबर का स्थान मिला, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब रिसर्च ये बताती है कि विमेन आर मोर एक्सेसिबल देन मेन एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अब ये रिसर्च बताती है कि कलेक्टिवली नशा के खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाई है। अब ये बताती है कि द करप्शन लेवल इज लेस वेयर देयर आर विमेन रिप्रेजेंटेटिव। यह भी बात समझ करके, मैं पुरुषों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, इसको अन्यथा ना लीजिएगा। लेकिन जो रिसर्च की दृष्टि से, अभी यूनाइटेड नेशंस की एक रिसर्च आई है, और यूनाइटेड नेशंस की रिसर्च ने यह कहा कि वाटर स्केर्सिटी में काम करने में और वाटर स्केर्सिटी को दूर करने में महिलाओं के नेतृत्व में 62% ज्यादा काम हुआ है इस तरीके की रिसर्च में। इसलिए उनकी कैपेसिटी, और आप तो जानते ही हैं कि महिलाएं घर चलाती हैं, इसलिए बजट का भी जितना उनको ज्ञान होता है और जितनी सेंसिटिविटी होती है वो हम सबको मालूम है, अपने घरों में भी हम सबने देखा है। इसलिए उनकी कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल सेंस, इसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो उसमें आज लगभग 14 लाख से ज्यादा महिलाओं का पंचायती लेवल पर रिप्रेजेंटेशन है ऑन डिफरेंट लेवल्स, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस को, ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम किया है। सब लोगों के योगदान से हुआ, और एक लंबी जर्नी, अब जब लंबी जर्नी उसमें से इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। एक बात बताऊं मैं आपको, माननीय नड्डा जी, जब चारों तरफ देखते हैं तो जब नई नई पंचायत व्यवस्था आई थी और गांव में जाता था तो पूछता था कि आप कौन है, मीटिंग में आते थे, कहते थे मैं सरपंच पति, मैं प्रधान पति, मैं जिला प्रमुख पति। ये कल्चर चालू हुआ था, वो कल्चर अब खत्म हो गया है जी, एंड दैट यू कैन सी ऑल अराउंड। यस। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ इस तरह की चर्चा भी हुई कि इस बिल को अभी से लागू कर दो। इस तरह की चर्चा भी हुई कि इसमें देरी क्यों। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ संवैधानिक तरीके से कार्य करने का तरीका होता है।
आखिर हमने महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, पर किस सीट पर रिजर्वेशन मिले, किस सीट पर ना मिले, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी करती है। उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको फिर वो, अब मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, ये इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो, इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। पहला कि सेंसस हो, जनसंख्या हमारे सामने आए, और उसके साथ साथ फिर पब्लिक हियरिंग, क्वासी जुडिशियल बॉडी के माध्यम से पब्लिक हियरिंग हो, सीट्स निकाली जाए, नंबर निकाला जाए, और उसको निकालने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटों में आप बढ़ा दोगे। अरे सीटें अगर बढ़ेंगी तो 33% भी तो बढ़ करके आएगा। इतना तो सिंपल मैथमेटिक्स समझना चाहिए। 33% तो बढ़ी हुई सीटों का भी होगा, आपको उसमें भी स्थान मिलेगा। इसलिए नियम कानून से हम ये मानते हैं कि आज अगर आप बिल पास करते हो तो 2029 में महिला आरक्षित महिलाएं हमारी एमपी बन करके आ जाएंगी, ये बात पक्की है। लेकिन अगर आप आज पास नहीं करते हो तो 2029 में भी नहीं आना, यह भी तय है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं, आप अपनी बात कहिएगा, मैं इसलिए इफ दिस इज द वे एंड इफ दिस इज द ओनली वे एंड इफ दिस इज द शॉर्टेस्ट वे, दिस इज द वे जिस रास्ते से हमको जाने की आवश्यकता है। हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन